नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के। राजस्थान ज्योग्राफी में हमने दो फिजिकल पार्ट पढ़ लिए थे, जिसमें से एक तो हमने पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा पढ़ा था अरावली पर्वत श्रृंखला। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन पीडीएफ के माध्यम से मिनिमम समय में मैक्सिमम कंटेंट को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो आप इन चीजों को समझते चलो और बिल्कुल बराबर जुड़े रहें। ठीक है भैया? तो आ जाओ, शुरू करते हैं। तो देखो, अरावली के पूर्व में फैला हुआ जो मैदानी प्रदेश है उसे अपन राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। आप इस तरह से देखो, राजस्थान का मानचित्र देखते हो, राजस्थान के बीचों बीच ये अरावली है। अरावली के पूर्व में ये जो मैदानी, चाहे वो राजस्थान के दक्षिण में है, लेकिन अरावली के किधर है? पूर्व में है, तो उसे हम राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यदि वो भारत के संदर्भ में पूछे तो वो भारत के उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? क्या कहोगे? उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो मैदानी प्रदेशों की कौन सी स्थलाकृति के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, मैदानी प्रदेशों की जो स्थलाकृतियां होती हैं उनमें एक तो होती है भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश, दूसरा होता है तराई प्रदेश, तीसरा होता है खादर प्रदेश, चौथा होता है बांगर प्रदेश और पांचवा होता है डेल्टाई प्रदेश। तो यहाँ पे देखो, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश और मैदानी प्रदेशों की बांगर स्थलाकृति के अंतर्गत आता है। और बांगर स्थलाकृति में आपको प्राचीन जलोढ़ काप मिट्टी का जमाव मिलेगा। मैदानी प्रदेशों की सबसे उपजाऊ जो भाग होता है वो खादर प्रदेश होता है। क्लियर है? इतनी सी बात है। अब सुनो, आगे बात करते हैं। भाबर प्रदेश, तो ये तो चार मैदानी प्रदेश जो बनाए थे ना कि भैया, जैसे ये कोई पर्वत श्रृंखला, देखो ये कोई पर्वत श्रृंखला है, तो यहां से ये नदी आई, तो जैसे ही नदी मैदान में आती है तो पर्वतीय क्षेत्र से बहाकर लाए गए कंकर पत्थर का जमाव कर देती है। इस प्रदेश को अपन क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश में कंकर पत्थर व ग्रेवल का जमाव पाया जाता है। इसके बाद जब नदियां बाहर निकलती हैं तो ऐसे फैल जाती हैं। ये जो दलदली भाग होता है, इसी दलदली भाग को अपन कहते हैं तराई प्रदेश। फिर नदी में प्रतिवर्ष जब बाढ़ आती है तो जितने क्षेत्रफल पर नवीन जलोढ़ काप मिट्टी का जमाव करती है उसे कहते हैं खादर प्रदेश। ये मैदानी प्रदेशों का सबसे उपजाऊ भाग होता है। और मैदानी प्रदेशों का वह उच्च भाग जहां नदियों का जल नहीं पहुंच पाता उसे कहते हैं बांगर प्रदेश। और इसमें प्राचीन जलोढ़ काप मिट्टी का जमाव पाया जाता है। क्लियर है? इतनी सी बात है। तो देखो, आगे बात करते हैं। हम एक एक चीज को समझते चलो और मिनिमम समय में हम मैक्सिमम कंटेंट को कवर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में शाश्वत सत्य बातें हैं, उन शाश्वत सत्य बातों को समझते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग है। यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का 39% भाग निवास करता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 60 से 80 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र की मिट्टी है वो प्राचीन जलोढ़ काप मिट्टी है। इस क्षेत्र की जलवायु वो आर्द्र जलवायु है। इस क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है? मानसूनी पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह राजस्थान का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला भाग है। इसमें सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और यहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? कृषि प्लस में पशुपालन, कृषि प्लस में पशुपालन इज इक्वल टू मिश्रित कृषि। क्लियर है? इतनी सी बात है। अब देखो, आगे और बात करते हैं और एक एक कंटेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एक मिनट समझने की। नेक्स्ट पेज आ गया है। ठीक है? अब नेक्स्ट पेज को अपन ओपन करते हैं। यहां पे ये देखिए, अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ध्यान रखना, 3 भाग कौन कौन से? एक तो बनास नदी बेसिन, चंबल नदी बेसिन और माही नदी बेसिन। और राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें एक तो अलवर प्लस में भरतपुर, ये दोनों जिले हैं ना, ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
आपसे एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के कौन से जिले आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आते हैं? अलवर और भरतपुर। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे बाणगंगा नदी को लेकर। देखो, पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता था, लेकिन वर्तमान में 3 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि बाणगंगा नदी है, ये नदी रुंडित नदी हो गई है। रुंडित नदी वह नदी जो किसी समय अपना जल सागर महासागर में ले जाती थी, वर्तमान में नहीं ले जा पा रही, उस नदी को रुंडित नदी कहते हैं। और रुंडित नदी का कोई नदी बेसिन नहीं होता है, इसलिए बाणगंगा नदी को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बनास नदी बेसिन, फिर हम चंबल नदी बेसिन, और फिर हम माही नदी बेसिन के बारे में बात करेंगे। 3-3, 4-4 बातें हैं। बनास नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है इसका मेवाड़ का मैदान। कौन सा भाग है? मेवाड़ का मैदान। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है टोंक जिले में मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, अब मेवाड़ के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाते हैं? तो आप क्या कहोगे? तो उदयपुर जिला आ जाएगा, उदयपुर जिला, एक राजसमंद जिला आ जाएगा, एक चित्तौड़गढ़ जिला, एक भीलवाड़ा जिला। ठीक है, और कुछ भाग अजमेर के। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? मेवाड़ का मैदान। इसके अलावा मालपुरा करौली में कुछ भाग अजमेर के, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर व करौली के क्षेत्र आ जाते हैं। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सीधा क्वेश्चन पूछता भैया कि बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? क्या कहोगे? भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं चंबल नदी बेसिन की। किसकी बात करते हैं? चंबल नदी बेसिन। चंबल नदी बेसिन है, इसका विस्तार है कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में। चंबल नदी बेसिन में कैसी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ कांप मिट्टी। देखो, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है? प्राचीन जलोढ़ कांप मिट्टी। लेकिन यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के कौन से भाग में नवीन जलोढ़ कांप मिट्टी का जमाव भी पाया जाता है? आप क्या कहोगे? चंबल नदी बेसिन में। चंबल नदी है वो सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है, यानी कि मिट्टी का कटाव करने वाली नदी है। चंबल नदी के आसपास जो उबड़ खाबड़ सघन वनों का क्षेत्र है उसे अपन बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? सवाई माधोपुर। क्लियर? और चंबल नदी के आसपास सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों के क्षेत्र को डांग प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और डांग की रानी किसे कहते हैं? क्या कहोगे? करौली को कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, बीहड़ क्षेत्र में कौन से वृक्षों की प्रधानता है? क्या कहोगे? धौकड़ा के वन। सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र वाला जिला सवाई माधोपुर है। बीहड़ क्षेत्र का लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यहाँ पर फैला। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से भी जानते हैं? डांग प्रदेश। और डांग की रानी किसे कहते हैं? क्या कहोगे? करौली को कहते हैं। क्लियर है? इतनी सी बात है। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं माही नदी बेसिन की। किसकी बात करते हैं? माही नदी बेसिन की। ठीक है भैया, तो देखो ध्यान से सुनो। इसका विस्तार है राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में है। बांसवाड़ा, देखो ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ये माही नदी चली जाती है, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ और इधर ये डूंगरपुर है। क्लियर है? तो देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही नदी के आसपास के क्षेत्र को काठल या वांगड़ के नाम से जानते हैं। लेकिन बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 जिलों की बात करें, केवल 2 जिलों की बात करें, तो इनमें माही नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो फिर क्या कहोगे आप? इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही नदी के आसपास के मैदानी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में माही नदी के आसपास के क्षेत्र को काठल या वांगड़ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये छोटी सी बात थी पूर्वी मैदानी प्रदेश की। क्लियर है? अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं साथ साथ
राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या आड़ोती का पठार, ये राजस्थान का चौथा फिजिकल पार्ट है, चौथा भौतिक स्वरूप है। इसके बारे में कुछ शाश्वत सत्य समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या आड़ोती का पठार है, इसका विस्तार है राजस्थान के 4 जिलों में, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इसका विस्तार राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% भाग पर, कहीं कहीं आपको 6.89% भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का 11% भाग निवास करता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 80 से 120 सेंटीमीटर है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो है आड़ोती का पठार। यहाँ की जलवायु अति आर्द्र और वनस्पति सवाना प्रकार की वनस्पति और मिट्टी है वो मध्यम काली मिट्टी है। आड़ोती का पठार है, यदि इसको भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये मालवा के पठार का ही एक भाग है, जो कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, अर्थात यह गोंडवाना लैंड भूखंड का अवशेष है। ध्यान रखना, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति है वो टेथी सागर में हुई थी। किसमें हुई थी? टेथी सागर में हुई थी। जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड भूखंड का अवशेष है। यह भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक संक्रांति भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता भैया। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित जो संक्रांति भाग है वो कौन है? क्या कहोगे? आड़ोती का पठार है भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं आड़ोती के पठार का उप विभाजन करते हैं तो इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक तो विंध्यन का पठार और दूसरा दक्कन का पठार। इस तरह से ये आपको राजस्थान का ये भाग दिखाई देता है। तो इसका डिवाइडेशन करते तो इस तरह से करते हैं। इसे कहते हैं अपन दक्कन ट्रेप और इसे कहते हैं अपन विंध्यन का पठार। अब सुनो, विंध्यन के पठार में कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में इधर इसका विस्तार फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर की प्रधानता। जैसे कोटा बूंदी का जो कोटा स्टोन है ना वो बलुआ पत्थर है और विंध्यन क्रम की चट्टान है। जिसे करौली और धौलपुर का जो लाल पत्थर है वो भी बलुआ पत्थर है और वो विंध्यन क्रम की चट्टान है। और इधर आपको दक्कन ट्रेप, इधर लावा निर्मित ये दक्कन ट्रेप पर इस क्षेत्र में आपको काली मिट्टी की प्रधानता मिलेगी। काली मिट्टी जिसे अपन कपास या मिट्टी भी कहते हैं वो कपास के लिए उपयुक्त होती है भैया। ठीक है, आड़ोती क्षेत्र है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो चंदवाड़ी चोटी है, कोटा जिले में 517 मीटर ऊंची चोटी है और ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में है। करौली और धौलपुर जिलों में पाया जाने वाला लाल बलुआ पत्थर वो विंध्यन क्रम की चट्टान है। कोटा और बूंदी जिलों में पाया जाने वाला काले रंग का सलेटी पत्थर जिसे अपन कोटा स्टोन कहते हैं वो भी विंध्यन क्रम की चट्टान है भैया। क्लियर? इसके बाद देखो, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन समझ लेते हैं। देखो, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कौन से भाग में बहती हैं? आड़ोती के पठार में। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा अधर प्रवाह क्षेत्र में कौन आता है? आड़ोती का पठार। इस भाग में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है और बेसाल्ट चट्टानें ये लावा निर्मित चट्टानें, तो इनके विघटन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से काली मिट्टी या उसे वर्टिसॉइल्स मृदा भी कहते हैं जो कपास के लिए उपयुक्त होती है। अब देखो, वैसे तो अपन ने राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थानी साहित्य भाषा में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो राजस्थानी साहित्य भाषा में राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मरु, मेरु, माल। मरु का मतलब होता है मरुस्थलीय, मेरु का मतलब होता है पर्वतीय और माल का मतलब होता है पठारी क्षेत्र। तो इसी के साथ अपने राजस्थान का भौतिक स्वरूप कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो राजस्थान की जलवायु को लेकर करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।